एक दिन आइसक्रीम वाला अपना ठेला लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जैसे ही उसे छाया दिखाई दी, वो गर्मी से बहुत परेशान था, इसीलिए पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गया। अचानक वहाँ से आलू और कचालू निकल रहे थे। उनकी नजर आइसक्रीम वाले की बग्गी पर गई। अरे अरे कचालू, देखो देखो, ये क्या है? ये वही है ना आइसक्रीम वाला ठेला? हाँ हाँ, वही है। चलो देखते हैं। दोनों मिलकर आइसक्रीम के ठेले के पास जाते हैं। आस-पास गोल गोल घूमने लगते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि आइसक्रीम है कहाँ। इसके अंदर तो वो ठंडी वाली कुल्फी होती है, लेकिन है कहाँ? हाँ, ऊपर चढ़कर देखो। जैसे ही आलू ऊपर चढ़ता है और डब्बी को खोलता है, वो लुढ़ककर सीधा बर्फ के अंदर चला जाता है। अरे, ये मैं कहाँ गिर गया? यहाँ तो इतनी सारी ठंडी ठंडी आइसक्रीम है। अरे बचाओ बचाओ, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? अरे आलू, तुम तो अंदर गिर गए। कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा, बचाओ मुझे। कचालू उसकी बहुत मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर वो आलू से कहता है, तुम एक काम करो, एक एक आइसक्रीम की कुल्फी को रखो और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे आइसक्रीम मुझे पकड़ाते भी रहना। बाहर निकलने के बाद क्या खाएंगे? आलू पूरी कोशिश करता है। एक एक कुल्फी को लगातार लाइन में लगा देता है और फिर धीरे धीरे अपने दोस्त को सीढ़ी की तरह उन पर चढ़कर आइसक्रीम पकड़ाने लगता है। वाह, मेरे दोस्त कमाल कर दिया। देखो कितनी सारी आइसक्रीम जमा कर ली है। चलो जल्दी वापस आओ, नहीं तो ये आइसक्रीम वाला उठ जाएगा। आलू बाहर निकल आता है। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही भागते भागते वो अपने घर तक पहुंचते हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। अरे अरे, आइसक्रीम कहाँ गायब हो गई? ऐसा कैसे हुआ? उन्हें देखकर बिल्ली मौसी जोर जोर से हंसने लगती है। तुमने आइसक्रीम चुराई है ना? ये काम मैं पहले कर चुकी हूँ। ये बर्फ की होती है। अगर इसे ज्यादा देर बाहर रखा तो ये पिघल कर पानी बन जाती है। पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारी सारी आइसक्रीम रास्ते में गिरी हुई है। अब क्या करोगे? कैसे खाओगे आइसक्रीम? ओहो। एक गांव में रामू और माला करके पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था शरद और एक बेटी थी स्वप्ना। रामू के पास एक गाय भी थी, जिसका दूध बेचकर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। इतने साल ये काम करके रामू भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। रामू एक दिन सबको बुलाकर ऐसा कहा, अब मुझसे ये काम नहीं होगा बेटा, मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ। अब से शरद को ही सारा काम संभालना होगा। जी पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन शरद को गाय का देखभाल करना और दूध निकालना तो नहीं आता, इसीलिए वह अपने माँ के पास गया और कहा, माँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये सब काम मैं अकेले करूं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी ये सब बातें सुन रही उसकी बहन स्वप्ना बोली, भैया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं कुछ न कुछ करूंगी, बस तुम मेरे बात में हाँ मिलाते जाओ। उसी दिन एक आदमी दूध के लिए उनके घर आया। अरे शरद बेटा, मुझे कुछ दूध चाहिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है। इस गांव में आपके यहाँ ही सबसे अच्छे दूध मिलते हैं ना, इसीलिए आप मुझे 1 लीटर दूध देना। जब शरद और स्वप्ना दूध के लिए गाय के पास जाकर दूध निकाला, तभी गाय सिर्फ आधा लीटर ही दूध देती है। शरद जब दूध उस आदमी को दिया, ये क्या है बेटा? ये तो सिर्फ आधा लीटर ही दूध है। तभी शरद कुछ बोलने से पहले ही स्वप्ना ने बोली, काका, ये तो चमत्कारी गाय का दूध है। आपने बोला ना कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, जरा ये दूध तो उसको पिलाकर देखिए, जादू हो जाएगा, जादू। अच्छा बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा बोलते ही वह आदमी चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं।
फिर वही आदमी शरद के घर आता है। बेटा शरद और स्वप्ना, आप कहाँ हो? आपने जो भी बात बोली वो बिल्कुल सही निकली। मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको बहुत धन्यवाद। ये लो कुछ पैसे, आप दोनों की भला हो। जब ये बात गांव में फैल गया, सभी लोग उस चमत्कारी गाय का दूध पीने के लिए उसके घर के सामने लाइन लगा देते हैं। अचानक उस चमत्कारी गाय का दूध फेमस हो जाती है और उनका सेल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन शरद को ये बात समझ में नहीं आया और स्वप्ना से पूछा, लेकिन स्वप्ना, आखिर बात क्या है? ये सब कैसे हो गया? भैया कुछ नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है कि जड़ी बूटियाँ और कुछ ऑर्गेनिक दाना खाने से दूध की विशिष्टता बढ़ जाती है। बस मैंने ऐसा ही ऑर्गेनिक दाना और जड़ी बूटियाँ गाय को खिलाई और हमारी दूध चमत्कारी गाय का दूध बन गया है। है ना सही बात? उस दिन से चमत्कारी दूध बेचकर शरद और स्वप्ना, रामू और माला भी खुशी खुशी रहने लगे। भोली भैंस का दूध। सूरजपुर गांव में किशोर नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहता था। किशोर के पास उसके पिताजी की दी हुई एक भैंस थी। वो भैंस बहुत ही भोली थी। किशोर उसे बहुत प्यार करता था। वो भैंस भी किशोर को बहुत चाहती थी। किशोर एक अच्छा मिस्त्री भी था। वो बहुत अच्छे मकान बनाया करता था। किशोर जब भी घर से बाहर काम पे जाता तो भोली भैंस उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाती। किशोर काम करता रहता और भैंस वहां पे चारा चरती रहती। अरे किशोर, ले आ गई तेरी भैंस। मैं कहता ना था तेरी भैंस तेरे बिना रह नहीं पाएगी। हाँ यार महेश, तुम ठीक कहते हो। इस भैंस के साथ लगाव ही इतना है। वो तो ठीक है किशोर, लेकिन क्या तेरे बाद तेरे बच्चे इसकी सेवा करेंगे? भाई महेश, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन किशोर और महेश ये नहीं जानते थे कि उनका ये मजाक एक दिन सच होने वाला है। एक दिन काम करते करते एक दुर्घटना में किशोर की मौत हो जाती है। सभी लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उसकी भैंस को पहुंचता है। वो खाना पीना छोड़ देती है। इस बात से किशोर के परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ किशोर के चाचा आते हैं और वो किशोर के बेटे से कहते हैं, बेटा घबराओ मत, तुम भी अपने पिताजी की तरह इसकी खूब सेवा करो। फिर देखना ये भैंस चंद दिनों में ठीक हो जाएगी। और वैसे ये भैंस नहीं, ये तो भोली है, भोली। किशोर के बेटे सुरेश ने उनकी बात मान ली और वो भोली की सेवा करने लगा। चंद दिनों में भोली बिल्कुल पहले जैसी हो गई और वो किशोर की ही तरह सुरेश से भी प्यार करने लगी। जहाँ जहाँ सुरेश जाता वहाँ वहाँ उसके पीछे आ जाती। एक दिन सुरेश को शहर से नौकरी का बहुत अच्छा ऑफर आया और सुरेश नौकरी करने शहर चला गया। सुरेश के जाने के बाद उसकी भैंस उदास रहने लगी। तब सुरेश की माँ ने सुरेश को फ़ोन करके कहा, क्या कह रही हो माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही वापस आता हूँ। सुरेश अपने घर वापस आ जाता है और सुरेश को देखते ही भोली फिर से खुश हो जाती है और खूब सारा दूध दही देने लगती है। भोली का दूध देखकर सुरेश के मन में एक विचार आता है और वो अपना दूध का कारोबार शुरू कर देता है। और भोली के आशीर्वाद से वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता है। अपना काम बढ़ने पर सुरेश भोली से कहता है, भोली तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे रास्ता दिखाया, तुमने मुझे घर में रहकर तुम्हारी सेवा करने का मौका दिया और घर में ही रहकर अपने कमाई का जरिया बताया। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और भोली सिर हिलाकर सुरेश की हाँ में हाँ करती है। मिट्टी का बंदर। एक दिन जंगल में राजा शेर एक प्रतियोगिता रखते हैं जिसमें वो बाकी जंगल के बच्चों को ऐसा कहते हैं, तुम लोग बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हो, बहुत अच्छी कलाकृतियाँ बनाते हो। मैंने तुम सबकी चित्रकारी भी देखी है, लेकिन तुम में सबसे बेहतर कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। उसे इनाम भी दिया जाएगा
और इसका चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है। कल सुबह ठीक 7 बजे यहीं आना है और आप सबको अपने रंगों को लेकर आना है। हो सकता है कि तुम अपनी चित्रकारी से कल एक बेहतरीन नमूना पेश कर सको और प्रथम विजेता बन जाओ। सच? क्या ऐसा होने वाला है? बिल्ली बहुत खुश थी। उसने यही बात जाकर बंदर को बताई। बंदर चित्रकारी मूर्तिकारी में बहुत अच्छा था। सच कह रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर कल प्रथम आने की कोशिश करूंगा। अभी जाकर माँ को बताता हूँ। राजा के आदेश के बाद जंगल के सभी जानवर अपने बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयार करने लगते हैं। तभी बंदर की माँ कहती है, अरे चिंटू, कल की तैयारी हो गई ना? सारे रंग वगैरह अपने बस्ते में डाल लिए है ना? मो, मो। अरे अरे, रोता क्यों है? अचानक से बंदर फूट फूट कर रो रहा था। अरे बात क्या है? मेरे रंग खत्म हो गए। अब मैं क्या करूँगा? कल मैं कैसे प्रतियोगिता जीतूंगा माँ? अरे अरे चुप हो जा। रोने से कोई फायदा नहीं बच्चे। थोड़ा दिमाग लगा, सोचने दे मुझे। बंदर की माँ बहुत देर तक सोचती है और उससे कहती है, सोच लिया मेरे बच्चे? ये ले, ये धरती माँ है। धरती यानी के मिट्टी। हम बंदर मिट्टी के रंग के होते हैं और कोई कपड़े नहीं पहनते। तू कल बंदर की ही मूर्ति बनाना और उसमें मिट्टी से रंग भर देना। देख लेना, प्रथम पुरस्कार तुझे ही मिलेगा। बंदर ठीक ऐसा ही करता है। राजा शेर उसकी चित्रकारी और रंग देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह, बहुत खूब। मुझे तो देखकर हैरानी हो रही है। सभी बाकी बच्चे तरह तरह के रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तुम मिट्टी से रंग कर रहे हो। एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं असली का बंदर देख रहा हूँ। ये प्रथम पुरस्कार तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा चिंटू। राजा बहुत खुश होता है और प्रथम पुरस्कार छोटे चिंटू बंदर को मिल जाता है। वाह माँ, तुम्हारे कारण मैं प्रथम आया। बहुत बहुत शुक्रिया।